गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बेस्ट आपका पेडागोजी स्पेशल। स्टार्ट करेंगे। कल हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे इस चैप्टर के, एक बड़ा सा चैप्टर एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट को हमने पूरा डिटेल में समझा है। और अब हम समझेंगे किसको, इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कल हम चल रहे थे, डिस्कशन चल रहा था कल क्वेश्चंस का। इसमें जैसे आज हम क्वेश्चंस खत्म करेंगे और साथ में एक छोटा सा और टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आ जाओ, कोई बात नहीं रीनू, जो लोग भी मिलने आ पा रहे हैं साथ को वो बिल्कुल आए, नहीं तो फिर से मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक बार, हम थे 51 पे, 50 तक क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। अब उसके बाद के कुछ 20-25 क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे, ठीक। ये देखो, इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेरिडिटी एस्टैब्लिशेस, यानी संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। बताइए। तो धन्यवाद। एक बार ये बताइए आप क्वेश्चन देख करके। तबियत ठीक है यार, थोड़ा सा जो है मैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं रेस्ट पे हूँ। चीज़ें तो चल रही हैं, मीटअप की प्लानिंग भी चल रही है। बहुत बढ़िया किया आपने। वॉइस बहुत कम आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? वॉइस कम आए ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू सिद्रा। चलें स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। नहीं सब बढ़िया एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ये देखो, ये शीट मिल गई। अच्छा एक और चीज, आज थोड़ा सा सेशन इसके लिए लेट हुआ है, आपको नोट्स मिल गए होंगे, आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के नोट्स मिल गए होंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और एक दो और एक्स्ट्रा पीडीएफ हैं बीच बीच में जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें कराई हैं, या तो वो लिख लीजिएगा आप, या फिर मैं शेयर कर दूंगी। वैसे वो वाली पीडीएफ शेयर करने का पॉइंट क्या है, वो तो फिर आप क्लास नोट्स सुनाइए ना उनसे, चलो देख लेंगे वो तो। बाकी ये वाले जो आपको 4 पीडीएफ शेयर हुई हैं उनको आप मिल गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, इसमें ना इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ब्रॉनफेन ब्रनर्स इकोलॉजिकल मॉडल। अब थ्योरीज शुरू हो जाएंगी, आज ये चैप्टर खत्म, अब इससे रिलेटेड थ्योरीज शुरू हो जाएंगी, चाहे वो प्याजे हो, वाइगॉस्की हो, कोलबर्ग हो, ये जो ब्रॉनफेन ब्रनर हो, कई सारी थ्योरीज हैं जो आपको करानी है, तो इसके बाद से वो शुरू हो जाएंगे, ठीक। पीडीएफ नोट्स के सेक्शन में देखो, ये वाली पीडीएफ भी आपको मिली हुई है। अब आपकी नोट्स की शिकायत दूर होती रहेगी। पीडीएफ शेयर कर दिया मैंने। अच्छा वो वाली क्लास वाली पीडीएफ भी शेयर करूं क्या? अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेरिडिटी एस्टैब्लिशेस, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी संज्ञानात्मक विकास में, जिससे हमारी सारी मेंटल एबिलिटीज, मानसिक क्षमताएं जुड़ी हुई हैं, जो हेरिडिटी है उसका क्या काम है हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंदर, ये पूछा है। द बेसिक नेचर ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज ब्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, द एक्जिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, या ऑल ऑफ दीज। बताइए एक बार फटाफट से बताइए क्या आंसर है। सिंपल है भाई, बेसिक नेचर ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, हाँ हेरिडिटी से डिसाइड होता है। जो ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर है ये भी तो हेरिडिटी से, जीनोटाइप से मिला होगा ना, ब्रेन से रिलेटेड। द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, द एक्जिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, और बात हो रही है या फिर ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज के साथ चले जाएंगे, ठीक। ऑल ऑफ दीज हेरिडिटी क्यों डिसाइड करती है। Which one of the following statements is not correct? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। The teacher who believes that development is due to nature, then for him providing experiences is of no value, यानी जो अध्यापक इस बात में विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। विकास प्रकृति की वजह से होता है, यानी नेचर की वजह से, यानी हेरिडिटी की वजह से, तो वो एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ये बात कितनी सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया कि सब कुछ हेरिडिटी के कारण है तो एनवायरमेंट तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करेगा। तो ये बात सही है, अगर एक टीचर है जो नेचर के थ्रू डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसके लिए एनवायरमेंट या एक्सपीरियंसेस का कोई महत्व नहीं होगा। फिर है अर्ली एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट एंड टीचर्स इंटरवेंशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, जो प्रारंभिक अनुभव, जो जीवन के शुरुआती सालों में बच्चे को अनुभव मिले हैं, वो महत्वपूर्ण है। और हम क्या कहेंगे, जो टीचर का इंटरवेंशन है, जो टीचर का रोल है, जो टीचर की एजुकेशन से लेकर के जो भी सपोर्ट, मेंटल, फिजिकल, जिस भी वे में बच्चे को देना है, वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल सही है, तभी तो हम स्कूल भेज रहे हैं। फिर है नो टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन इन रिकवरिंग फ्रॉम अर्ली नेगेटिव इवेंट्स, यानी कोई भी टीचर जो है वो बच्चों को मदद नहीं कर सकता जो भी अर्ली नेगेटिव इवेंट्स उसकी लाइफ में हुए हैं। यानी कोई भी अध्यापक प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। मान लीजिए बच्चे को कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, घर में कुछ वायलेंट माहौल था, कोई और उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटी है, तो टीचर उस चीज को रिकवर कराने में मदद नहीं करा सकता। ये कहना कितना सही है? ये कहना गलत है, क्योंकि बहुत हद तक आप बच्चे को इमोशनली, सोशली समझ सकते हैं। फिर है डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जो विकास है यदि हम व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में बात करें तो वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। यानी जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, जो आपका एनवायरमेंट जिस तरीके से आपको प्रभावित करता है, मतलब एनवायरमेंट के का प्रभाव पड़ेगा डेवलपमेंट पे। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती कहां है यहाँ भाई? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये भी सही थी। तीसरा ही गलत है कि नो टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन इन रिकवरिंग फ्रॉम अर्ली नेगेटिव इवेंट्स, जो भी शुरुआती दौर में उसके साथ नेगेटिव इवेंट्स या घटनाएं घट गई हैं उनको रिकवर नहीं करा सकता कोई भी टीचर। ये कहना गलत होगा, क्योंकि टीचर का रोल है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का, ठीक। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, व्यवहार में जो परिवर्तन है बिल्कुल हो सकते हैं एनवायरमेंट से या नहीं। भाई आप एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति थे, आपको किसी आश्रम में ले गए और वहां आप ट्रेन कर रहे हैं खुद को, व्यवहार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
बिल्कुल होगा। फर्स्ट पॉइंट दोबारा से बता दो, द टीचर हु बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज ड्यू टू नेचर। भाई आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। आप कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ नेचर की वजह से होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है। नेचर नर्चर डिबेट पढ़ी थी ना, तो उसमें बात हुई थी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ये मानते हैं कि एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन व्यक्तियों में से हैं, आप एक ऐसे टीचर हैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ये मानता है कि नेचर यानी हेरिडिटी महत्वपूर्ण है और हेरिडिटी की वजह से डेवलपमेंट होगा, तो आप एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप एनवायरमेंट या नर्चर को मानते तो इसका उल्टा हो जाता। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं है? किसी को समस्या है ये बात समझने में? हाँ, ऐप में रहेंगे नोट्स। तो सी ऑप्शन यहां गलत है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी का लॉ नहीं है। अब ये कुछ ऐसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा होती है, बजाय कि रटने या जरूरी नहीं आपने हर चीज पढ़ी होगी, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, इनमें से कौन सा जो है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है? बताइए। सब अच्छे हैं, आप लोग बताइए। सिमिलैरिटी, हाँ माँ बाप से सिमिलर हो सकते हैं बच्चे, बिल्कुल पॉसिबल है। वेरिएशन, भिन्न भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्यागमन यानी रिग्रेशन, विपरीत भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंट माँ बाप का बच्चा मूर्ख भी निकल सकता है, मूर्ख का इंटेलिजेंट बन सकता है, ये भी लॉ है मेंडल का, ये बात सही है। लेकिन मोटिवेशन का जैसा कोई लॉ नहीं है। हेरिडिटी कोई मोटिवेशन से थोड़ी आती है, मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड हमने तो कोई लॉ दुनिया में नहीं पढ़ा। आपने बायो पढ़ी होगी 9th 10th में शायद, ठीक। लॉ ऑफ मोटिवेशन हमने कोई नहीं पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, सही नहीं है? बताइए। विकास के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा है हमसे। मेंडल के लॉज मैंने कल आपको बताए थे, जस्ट 3 लॉज का नाम पता हो, बेसिक चीजें पता हो, आपको कोई जरूरी नहीं है उसकी डिटेल में आप जाएं। 99% ऑफ द केसेस में वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, बात आंसर कीजिए। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है यानी गलत है। द डेवलपमेंट पैटर्न है सर्टेन प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंटल पैटर्न है उसके प्रेडिक्टेबल यानी आप अनुमान लगा सकते हो उसकी विशेषताओं का। द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज द अचीवमेंट ऑफ हेरिडिटरी पोटेंशियल, हाँ ये बात भी है कि जो आपको आपकी हेरिडिटी से पोटेंशियल मिला है, जो संभावनाएं मिली हैं अपने वंशानुक्रम से, उनको आप अधिकतम सीमा तक विकसित कर पाओ, ये बात जरूरी है, बिल्कुल इसी को डेवलपमेंट कह रहे हैं। द एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर फ्री फ्रॉम पोटेंशियल हजार्ड्स, यानी चुनौतियों से परे हैं, चुनौतियां नहीं है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कोई खतरा नहीं है, ऐसा कहना गलत है। ऐसा कहना क्यों गलत है? क्योंकि खतरा कैसे नहीं है, हर एक स्टेज में खतरा है। भाई इन्फेंसी में बच्चा गिर गया, बेड से चोट लग गई, दिमाग उसका जो सही से डेवलप नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? खतरा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को आपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दे दिए, उसको सही से डाइट नहीं मिली, खतरा है, अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। लेटर चाइल्डहुड में सही से सामाजिक विकास नहीं हुआ तो खतरा है। एडोलेसेंस में भी गलत आदतें लग सकती हैं, तो खतरा तो हर स्टेज में है, ये बात तो सही है। फिर है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी था कि शुरुआत ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, कि जो अर्ली डेवलपमेंट है, जो शुरुआती विकास है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले सालों में विकास के। ठीक है, बात ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। गैंग बिलोंगिंग लीड्स टू इंप्रूव्ड सोशलाइजेशन इन लेट चाइल्डहुड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कॉन्ट्रेरी टू इट, यानी कि जो गैंग बिलोंगिंग है, मतलब गैंग में रहना, दल में रहना, समूह में रहना या समूह का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। यानी अगर बच्चा जो है वो गैंग में रहे, वो ग्रुप में रहे, तो उसका सोशलाइजेशन अच्छा होगा। किसमें? लेटर चाइल्डहुड में या लेट चाइल्डहुड में, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, इसलिए इसको गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कॉन्ट्रेरी टू इट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है इस बात का कि गैंग में रहने से बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होगा? ज्योति बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ, जल्दी जवाब दो, करो आंसर। भाई लर्न्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एडल्ट्स, बिल्कुल सही बात है। वयस्कों पर निर्भर रहने से अलग होगा, अपने आप खुद पे निर्भरता आएगी, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, माँ बाप के अलावा भी रह पाएगा क्योंकि ग्रुप में रहना सीख रहा है। लर्न्स टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बात भी सही है, कुछ कुछ अपनी जिम्मेदारियां, उसको कहीं ट्रिप पे गया तो अपना सामान खुद पैक कर सकता है, ध्यान रख सकता है, ये सारी बातें भी सही हैं। लर्न्स टू बी लॉयल टू ग्रुप, यानी जो ग्रुप है अपना उसके प्रति लॉयल रहेगा। ग्रुप में 4 लोगों ने बात की है, घर वालों को ये बात नहीं बतानी, नहीं बताएगा, टीचर से बात नहीं करनी, नहीं करेगा, ठीक, ग्रुप में वो लॉयल रहेगा। Quarrels over most trivial matters and picks fight with gang members, ये सोशलाइजेशन का अच्छा लक्षण नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर्स मतलब बहुत ही छोटे, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कि मान लो किसी ने ग्लास रख दिया, पेन रख दिया आपकी टेबल पे, इस बात पे बच्चा सर फोड़ने को तैयार है। तो ये जो मैटर्स हैं, ये ऐसे मैटर्स हैं जो आपके सोशल डेवलपमेंट को नेगेटिवली दर्शाते हैं कि आपका सोशल डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पे अपने गैंग मेंबर से ही लड़ रहे हैं, तो सोशलाइजेशन कहां हुआ? ये तो एक नेगेटिव बात हो गई। तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, ये क्या है? एक नेगेटिव बात है। ठीक है, बात होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज, यानी शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है? नर्वस सिस्टम, यानी जो आपका स्नायु मंडल है, जहां से आपका पूरा ब्रेन, आप पूरी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ मसल्स, यानी आपकी मांसपेशियों की जो वृद्धि है वो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी चीजें फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास के एरिया से यानी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ये पूछा गया है। बताओ एक बार, फटाफट से बताओ, कौन सी चीजें शारीरिक विकास के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, ये पूछा है। सारी ही जुड़ी हुई हैं भाई। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? आपके जो हार्मोन्स हैं उनको सीक्रेट करती हैं, ठीक, फिर है ब्लड में मिलाती हैं। ग्रोथ ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स भी शारीरिक विकास का हिस्सा है। नर्वस सिस्टम भी शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस अस, यानी वातावरण जो है वो एक बाहरी बल है, एक बाह्य बल है, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऐसा किसने कहा था? ये पूछा है। क्वालिटी यहां से सही है, आप अपने एंड पे क्वालिटी को ठीक कीजिए प्लीज। तब ठीक ही है यार, चल जाएगा काम। बताइए एक बार, आंसर कीजिए तेजी से।
जो स्टॉक कल आ जाएगा 5 को। वुडवर्थ ने कहा है, रॉस ने कहा है, एनास्टेसी ने कहा है। ये रॉस का कथन है जो एनवायरमेंट की बात ज्यादा करते हैं रॉस वैसे भी, ठीक है। इन्होंने स्टेजेस भी दी थी, आपको याद हो तो 3 स्टेजेस में कहानी इन्होंने समाप्त कर दी थी कि एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस अस। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, ठीक है। ऐसा कहने वाले रॉस हैं। वुडवर्थ कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एट द एज ऑफ डैश द विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। बताइए किस अवस्था तक बालक की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। आंसर कीजिए। देखिए एक बार, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं नन ऑफ दीज। ऐसा थोड़ी होता है यार, 3 से 4 साल में विकसित हो जाती है बच्चे की जो भी आपकी पूर्ण इंद्रियां हैं, किसकी, सुनने की और देखने की। जो दृष्टि है उसकी 4 साल तक हो जाती है डेवलप्ड, 3 से 4 वर्ष के बीच में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग, यानी कौन सी वो अवस्था है जिस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है, वॉन्डरिंग और एक्सप्लोरेशन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। इन्फेंसी है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है या मैच्योरिटी है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग, एक्सप्लोरेशन का और वॉन्डरिंग का जो प्यार है वो बढ़ जाएगा बच्चे में कौन सी स्टेज के अंदर। इसके अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं। 7 मार्च को तो मिलेंगे ही खैर। देखिए एक बार, इसका आंसर होगा लेटर चाइल्डहुड। बच्चों की बात हो रही है ना, इसका आंसर एडोलेसेंस हो सकता था अगर दूसरे तरीके से पूछा होता तो, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर लेटर चाइल्डहुड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वो स्टेज है जहां बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है क्या, एक्सप्लोरेशन एंड वॉन्डरिंग। वो थोड़ा बाहर जाना शुरू करेगा, खेलना घुलना मिलना, कुछ नई नई चीजें जानना, स्कूल में स्पोर्ट्स में इधर उधर शुरू करेगा। तो ये लेटर चाइल्डहुड है 6 से 12 वर्ष, ठीक। आगे बढ़ेंगे। मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, यानी जो मानसिक वृद्धि और विकास है वो किसके द्वारा संचालित होगा या कंट्रोल होगा इन 4 फैक्टर्स में से। बताइए एक बार। पहला है हेरिडिटी, दूसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, कीजिए आंसर, दीजिए जवाब दीजिए। भाई हेरिडिटी मेंटल ग्रोथ को ज्यादा प्रभावित करेगी या डेवलपमेंट? दोनों करेंगे। अच्छी एजुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हेरिडिटी या जीन्स, दोनों इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, मेंटल डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए, ठीक। ग्रोथ तो दोनों से ही होगी ना, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर बोथ। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछा है। सैड सैड कैसे हो यार, वो आजकल मैं ऐसे ही चल रही हूँ थोड़ी, इसलिए रात को मैं मिल भी नहीं रही हूँ आपसे यूट्यूब पे। जल्दी शुरू करेंगे वापस से, सर में अजीब अजीब से दर्द है। दीजिए जवाब। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो मेच्योरिटी हैज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, यानी मेच्योरिटी की क्या है, मेच्योरिटी में प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है, महत्व है, ये पूछा है। या फिर मेच्योरिटी इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी सिर्फ शारीरिक एक प्रक्रिया है। या फिर मेच्योरिटी कंटिन्यूज टिल डेथ, या फिर मेच्योरिटी इन्वॉल्व्स ओनली क्वांटिटेटिव चेंज। बताइए एक बार। हाँ वॉइस तेज आई ना, हाँ वो माइक का ही सारा खेल है जी। स्वास्थ्य हेडेक है तो क्या करें, रीड स्पेशल आने वाले थे यार, अभी दिमाग प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या है, शायद बर्नआउट कहते हैं ना इसको। बहुत लंबे समय तक अगर आप भागते रहें या काम ही काम 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 में उलझे रहें तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार सब छोड़ के बैठ जाओ कुछ दिन, तो वो वाली स्थिति हो गई है। देखो एक बार, ये वाले बैच में छुट्टी हो नहीं सकती है। देखो इसका जो आंसर है वो इन्होंने दिया हुआ है मैच्योरिटी कंटिन्यूज टिल डेथ, यानी मृत्यु तक चलती है। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की मैच्योरिटी आती रहेगी ना आपको समय समय पे, ठीक है। सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होती, ये कहना गलत है। मैच्योरिटी हमेशा क्वांटिटेटिव हो ये भी कहना गलत है, ठीक। देखो हाईली रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये बात सही है, लेकिन सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये गलत है। इसलिए फिर हम जाएंगे किसके साथ, सी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स अंडर मेंटल डेवलपमेंट। बाकी इसको एक बार फिर भी क्या करेंगे, रिसर्च इस पर कर लेंगे। 61 को डाउट में डाल लीजिएगा फिर भी, ठीक है, क्योंकि इसको एक बार फिर भी मैं देखना पसंद करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स अंडर मेंटल डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा एक एस्पेक्ट जो है वो मानसिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हमने समझा था फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये डोमेन है जिसमें 3 डोमेन ब्रॉड है, या 4 कह लीजिए आप, सोशल इमोशनल एक साथ ही काउंट कर लेते हैं कई लोग, तो 3 बता देते हैं, ठीक। बताइए एक बार भाई, मेंटल डेवलपमेंट यानी आपके मानसिक विकास से कौन सी एक चीज जुड़ी हुई है। इसको हम दूसरी भाषा में चाहें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और तीसरी भाषा में चाहें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लिख सकते हैं, ठीक है बात। देखिए एक बार, लैंग्वेज, एग्जैक्टली लैंग्वेज। और चॉम्स्की क्या कहते हैं कि इनेट एबिलिटी होती है, और लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल ब्रेन होता है, राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन में ही लैंग्वेज होगी, क्योंकि
ये लॉजिक के साथ काम करता है, ये सब बाकी एक्स्ट्रा चीजों से जुड़े हुए हैं, मेंटल डेवलपमेंट से नहीं। द स्टेज व्हेन चाइल्ड ड्राइव्स लेस एंजॉयमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स इज रिलेटेड टू हिज, यानी वह अवस्था जब बालक अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, किससे संबंधित है? इसकी ना ये आंसर्स में जो है ये लेटर चाइल्डहुड होगा, नहीं तो एडोलेसेंस होगा, अगर वो डिपेंड करता है इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ठीक, क्योंकि इन दोनों ही स्टेजेस में बच्चा दोस्तों पे ज्यादा फोकस करता है, एडोलेसेंस में तो खासकर। इसके ऑप्शंस गलत हैं, इसको रीटाइप करना पड़ेगा। ठीक, इसको कट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी सही नहीं है? बताइए फटाफट से आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ये पूछा है, जल्दी बताइए। Which of the following statements is not correct? So growth and development are two different aspects. या growth continue throughout life, या growth is one of the part of developmental process, या development is a continuous process. कौन सी एक बात गलत है, ये पूछा है हमसे, फटाफट से सोच के बताओ कौन सी एक बात गलत है। ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, ये बात बिल्कुल गलत है। एक लेवल की मेच्योरिटी अचीव होते ही ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, सही है ये बात या नहीं? इंटर रिलेटेड है बट एस्पेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। जो ए ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि ये सही है, गलत नहीं है। थ्रू आउट लाइफ नहीं चल सकती, ग्रोथ डेवलपमेंट चलता है थ्रू आउट लाइफ। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस सोशल कॉम्पिटेंस, यानी बच्चे की सामाजिक प्रतिस्पर्धा उसके अंदर डेवलप हो, सामाजिक परिपक्वता उसके अंदर आए। कौन सा एक स्टाइल, पेरेंटिंग के ना स्टाइल्स होते हैं। पेरेंटिंग यानी पेरेंटिंग का मतलब है कि भाई आप बच्चों को जैसे रियर कर रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं, उसके भी स्टाइल है। कई माँ बाप होते हैं जो बहुत ढीले से होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता बच्चा कहाँ है, वो कहीं और है, बच्चा कहीं और है। दूसरे माँ बाप होते हैं जो हर टाइम सर पे चढ़े रहते हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहते हैं ऐसे लोगों को। तीसरे तरह के होते हैं वो थोड़ा सा अपना भी कंट्रोल रखते हैं, थोड़ा सा बच्चों को भी स्पेस देते हैं। तो पेरेंटिंग की स्टाइल्स हैं, उन स्टाइल्स में से सबसे बेहतर सोशल कॉम्पिटेंस के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए कौन सा एक स्टाइल सबसे बेस्ट होगा माँ बाप की पेरेंटिंग का? अथॉरिटेरियन, नेग्लेक्टफुल, अथॉरिटेटिव या इंडल्जेंट? बताइए, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया सिमरन। दीजिए, लेट्स लर्न पे पढ़ाएंगे यार, थोड़ा दिमाग सही होने दो, एनर्जी की कमी है। देखो, अथॉरिटेरियन, कई लोग कह रहे हैं अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन तो खतरनाक हो जाते हैं, ये तो डंडे पे नचाएंगे। नेग्लेक्टफुल होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। इंडल्जेंट, ये इतने कृपालु बच्चा कुछ भी कर ले, है ना, ये सब मान लेंगे। अथॉरिटेटिव बेस्ट है, इन चारों स्टाइल्स में से अथॉरिटेटिव बेस्ट है। अब इन चारों को समझ भी लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, जरूरी नहीं आप इसको अलग से करें, ये यही सॉल्व हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो एक बार, अगर हम बात करें अथॉरिटेरियन, नेग्लेक्टफुल, अथॉरिटेटिव और इंडल्जेंट, देखिए पेरेंटिंग स्टाइल्स की यदि हम बात करें, पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक, इसमें हम बात कर रहे थे किसकी? अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन को कहते हैं अधिनायकवादी। ये जो अथॉरिटेरियन है ये अपनी मर्जी से चलते हैं। यहां पे क्या है? कंट्रोल ज्यादा है, कंट्रोल ज्यादा है, प्लस है। लेकिन जो वॉमिथ है, जो लव है, भाई माँ बाप जो है उनको डिसिप्लिन भी चाहिए, उनको थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा बच्चे को, लेकिन प्यार भी देना पड़ेगा। तो जो वॉमिथ या फिर केयर या जो प्यार है वो तो है यहाँ लेस, यानी कम है, माइनस में है। और जो कंट्रोल है, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ज्यादा है, अपनी ही मर्जी से चलाते हैं बच्चे को। तो ये खतरनाक है, ये बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छे माँ बाप नहीं है ना। जो कह दिया ना कह दिया, वो जो कौन सा है वो अमिताभ बच्चन जो है, कौन सी मूवी, कभी खुशी कभी गम, है ना, कि कह दिया ना कह दिया। तो ये जो कह दिया ना कह दिया कि मतलब बच्चे का कोई रोल ही नहीं है, उसकी कुछ सुननी नहीं है, बस अपनी मर्जी से खुद ही डिसीजन ले लो उसकी जिंदगी के सारे, उसके करियर से लेकर, उसकी शादी से लेकर, उसके जीने से लेकर, उसके मरने तक के। तो ये क्या है? ये खराब पेरेंटिंग है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये ऐसी है, ये बिल्कुल भी जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट भी नहीं पलक, ये जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ, किम जोंग जैसे बिल्कुल, ये स्ट्रिक्टनेस के भी एक लेवल ऊपर है, कि डंडा बिल्कुल हर टाइम तैयार है। ये कह लीजिए, या तो आप इनके अकॉर्डिंग चलते रहो, आपके जीवन में एक गलती हुई और ये आपका खून पी जाएंगे। ठीक, तो पेरेंटिंग स्टाइल जो अथॉरिटेरियन है, अधिनायकवादी है, उसमें कंट्रोल ज्यादा है, वॉमिथ या लव या केयर कम है। ठीक, हाँ, हिटलर टाइप्स हैं ये। ठीक, अगर मैं बात कर दूं किसकी? अथॉरिटेरियन, समझ लिया हमने। दूसरा एक प्रकार है इग्नोरेंट कह लीजिए आप उसको, या फिर आप कह लीजिए उसको नेग्लेक्टफुल। दूसरा एक प्रकार है जिसको हम कहेंगे, सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे, नेग्लेक्टफुल, या फिर इसको आप कह लीजिए इग्नोरेंट। नेग्लेक्टफुल या फिर इग्नोरेंट, लापरवाह लिख देते हैं चलो अभी के लिए, हिंदी वालों के लिए लापरवाह। अगर हम बात करें नेग्लेक्टफुल की, तो ये ऐसे हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा कहां है, इन्हें पता ही नहीं है, ये बिल्कुल केयरलेस हैं, इनको फर्क ही नहीं है। दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक था क्या? कंट्रोल, एक होती है केयर, लव, वॉमिथ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, है ना, प्रेम कह लीजिए, कंसर्न कह लीजिए बच्चे के प्रति। अब यहाँ पे कंट्रोल की भी कमी है, कंट्रोल भी नहीं है, लेस कंट्रोल या जीरो कंट्रोल, बच्चे का जो मन करे करता है वो। पैसे दे दिए महीने के और पता नहीं आपका बच्चा कहाँ है। केयर या वॉमिथ की बात करें तो वॉमिथ भी क्या है? जीरो है या डाउन है। नो वॉमिथ, नो कंट्रोल,
भाई थोड़ा बहुत तो कंट्रोल भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं लगेगा जागृति कि उसके लिए सही क्या है। कई बार वो गलत चीजों में तो इन्वॉल्व हो सकता है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है एट टाइम्स। ठीक है, मोह माया से दूर रहेंगे, बट मोह माया से दूर है तो बच्चे भी इनको पैदा करने चाहिए फिर है ना। छाया पूछो। अच्छा प्रिया जी। हाँ, इनको कोई मतलब नहीं है, कंसर्न ही नहीं है बच्चा कहीं जाए तेल लेने, बस इनको ये अपनी दुनिया में मगन है, नेग्लेक्टफुल है, ना प्यार ना डांट, इनको कोई मतलब नहीं है। तो ये भी हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है, या बहुत अच्छी पेरेंटिंग इसको नहीं कहेंगे, नॉट आइडियल, नॉट दी आइडियल स्टाइल ये कह सकते हैं। ये कोई बहुत आदर्शवादी स्टाइल नहीं है जिसको फॉलो किया जाए, रिकमेंड किया जाए कि ऐसा पेरेंट बनना चाहिए। फिर बच्चों को मतलब दुनिया में अगर आप उनकी केयर नहीं कर सकते तो, है ना। ये न्यूट्रल भी नहीं है ना, ये तो फर्क नहीं पड़ता है तो किसी चीज से। फिर है एक प्रकार नेग्लेक्टफुल हो गया। मैम आप गर्ल्स का ही नाम लेती हैं, चंद्रा कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अमित। देखिए नेग्लेक्टफुल समझ लिया हमने, अब हम समझेंगे परमिसिव। परमिसिव कौन सा प्रकार है? परमिसिव कह लीजिए आप इनको, कृपालु कह लीजिए आप इनको, या एक और नाम यहां पे लिखा हुआ था इंडलजेंट कह लीजिए, है ना, इंडलजेंट। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इनको मतलब ही नहीं है कुछ, मतलब ये ऐसे हैं कि बच्चे की हर बात मान लेंगे, एक्सेप्टेंस, नो डिनायल। इनका एक्सेप्टेंस लेवल कुछ ज्यादा ही है, एक्सेप्टेंस जरूरत से ज्यादा। ठीक, कैसे? अच्छा जागृति देखो, अब इसमें दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक पढ़ी है केयर, एक पढ़ी है केयर, और दूसरा पढ़ा है कंट्रोल। अब यहां दिक्कत क्या है? केयर जरूरत से ज्यादा है, प्लस है केयर, और कंट्रोल जीरो है या नेगेटिव है। ठीक, अब ऐसी स्थिति में बच्चा खराब हो सकता है ना चंद्रा? ठीक है, कर देंगे। हाँ, ज्यादा दयावान है ये, बहुत बढ़िया कृतिका। देखिए नहीं, इस बैच में तो मैथ पढ़ाबाजी नहीं होगा। जागृति का ही नाम लोगे क्या? रिमझिम कह रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो नजर पड़ जाए। नेगेटिव अगर पूछा जाए तो अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन जो है ना, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। जो सत्तावादी हैं, जो बच्चे का जीना हराम करके रखते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या कहें, परेशानी देने वाले बच्चे को। अरे बच्चों को रखना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ये कह सकते हैं पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब है, जिसको ऐसे हल्के में ले लेते हैं हम इंडियंस स्पेशली, या बाहर दुनिया भर में। ठीक, तो केयर ज्यादा, कंट्रोल कम। तो इस चक्कर में क्या होगा, बच्चा अपनी मनमर्जी करेगा, है ना। बच्चा क्या करेगा, मनमर्जी करेगा, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी बहुत अच्छी स्टाइल तो हुई नहीं। अब बेस्ट कौन सी है फिर इनमें से? बेस्ट रहेगी अथॉरिटेटिव। ये मैंने टॉपिक पढ़ा दिया आपको अलग से ना कराने की जगह। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव को क्या कहेंगे भाई हिंदी में? अथॉरिटेटिव को कहेंगे प्राधिकारिक, प्राधिकारिक। इसके और भी नाम हो जाते हैं हिंदी में, तो एक्चुअली कई ना कई नाम हो जाते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में याद रख लीजिएगा अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या है? जो केयर है, लव है, या वॉमिट है, वो है ज्यादा ना कम। ठीक, और जो कंट्रोल है, देखो इसमें केयर भी ज्यादा है, केयर भी प्लस में है, कंट्रोल भी प्लस में है। ठीक, कंट्रोल भी प्लस में है प्रिया, वेरी गुड सुगंधा, बिल्कुल सविता। ठीक, कंट्रोल और केयर दोनों हाई हैं भाई, कंट्रोल और केयर दोनों हाई हैं। सही बात है कोयल, नहीं हो पाएगा। ये बात भी सही है, शिवम कह रहे हैं कि भाई यहाँ जागरण की अरदास थोड़ी लग रही है कि नाम लिया जाए, बट जो जो बीच में समझ में आएगा लेते रहेंगे, जिससे आपको लगे कि आप लोग जीवित हैं। ठीक है बात। ममिता देखो एक बार, कंट्रोल प्लस केयर दोनों ज्यादा हैं, ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। कैसे? यहां जो माँ बाप हैं वो बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे और तब डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है जो कह दिया तो कह दिया, हो सकता है बात बच्चे माँ बाप की मन की ही हो जाए, लेकिन ये मौका देंगे कि तुम अपनी बात रखो, तुम अपना लॉजिक पेश करो, मैं अपना लॉजिक पेश करता हूं, और फिर दोनों में से जो सही निकल के आएगा वो कर लेंगे। ठीक है, और केयर भी है, कंट्रोल भी है कि भाई ठीक है बाहर जा रहे हो 10 बजे से पहले घर आ जाना। ठीक, ये क्या है, यहाँ केयर प्लस कंट्रोल दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, तो ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। आप कंफ्यूज मत होइएगा जहां अथॉरिटेरियन लिखा हो, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन का मतलब है कि ऑटोमेटिक, ठीक, अधिनायकवादी। ये सबसे नेगेटिव है, क्योंकि ये कंट्रोल ही कंट्रोल चाहते हैं बच्चे पे। ये क्या है, नेगेटिव है। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव यानी कंट्रोल प्लस केयर दोनों है, प्राधिनायक आई थिंक यही था। ठीक, अथॉरिटेटिव क्या है, बेस्ट है, और वर्स्ट है अथॉरिटेरियन। ठीक, क्लियर है बात? ये हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं जो सर पे रहते हैं हर टाइम, अथॉरिटेरियन वाले, केयर कम, सरदर्द ज्यादा। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ बेस्ट जो इफेक्टिव है सबसे ज्यादा बच्चे के भविष्य के लिए, तो वो है अथॉरिटेटिव, यानी सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में कौन सा एक सार्थक तथ्य है, यानी महत्वपूर्ण तथ्य है, सार्थक तथ्य है, बताइए।
इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये बात तो समझ में आ रही होगी सबको। इट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। अरे बिल्कुल प्रेडिक्टेबल पैटर्न तो फॉलो करता है, हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये बात सही लग रही है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के बीच की अंतःक्रिया है विकास। फिर भी और समझ लेते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये कैसे हो सकता है भाई? स्टेजेस सिमिलर हैं, ये बात याद रखिएगा। स्टेजेस सेम हैं, स्टेजेस सेम हैं, सिमिलर हैं, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हैं स्टेजेस। रेट कभी भी सेम नहीं हो सकता, रेट तो वेरिएबल होगा। विकास की दर जो है वो भिन्न हो सकती है। ठीक, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। सिर्फ एक ही बात सही है, बी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A child who is high and low in a characteristic such as anxiety or sociability will remain so at later ages. This statement stresses on the importance of what? एक बालक जो किसी एक विशेषता या लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता, या तो बहुत ज्यादा सोशल है या तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, चाहे ज्यादा है ये चीज चाहे कम है ये चीज, देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ज्यादा है या फिर कम है, दोनों लिखा है। कम भी हो सकती है चीज और ज्यादा भी हो सकती है। बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है। यह कथन क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा जैसा आज है। किस बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं? हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना सिर्फ भाई आज मान लीजिए बच्चा जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात करें, यदि किसी को हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये लो, अगर हम बात करें हेरिडिटी और एनवायरमेंट की, आज मान लीजिए मैं कम बोलती हूं तो इसमें सिर्फ हेरिडिटी तो नहीं है, एनवायरमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगा, दोनों चीजों का महत्व होगा। तो कह सकते हैं कि वो भविष्य में भी ऐसा रहेगा, तो दोनों चीजों का ध्यान रख के ऐसा रहेगा। धन्यवाद गुलनाज। ठीक है बात, तो हम कहेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, आनुवांशिकी और वातावरण दोनों। वो क्वेश्चन अलग था कल वाला, बट बात वही थी, ये रिपीटेड नहीं है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अलग था। The domains of development such as physical, cognitive, social and emotional are developed in which one of the following process? भाई कौन सी प्रोसेस में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल जो डोमेन्स हैं वो डेवलप होते हैं? ये कैसे डेवलप होते हैं? ये जो PCSE डोमेन्स हैं ये कैसे डेवलप होते हैं, ये पूछा गया है। कृपा करके जवाब दीजिए। लाइव चल रही है बिल्कुल क्लास, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली। समग्रता और साकल्यता, संपूर्णता, ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, इंटीग्रेटेड है। और होलिस्टिकली भी तभी होंगे जब चारों डोमेन्स में आपका डेवलपमेंट हो रहा होगा। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये तो हम समझ गए थे, इसमें तो ये ऑप्शन वगैरह था, ये रिपीटेड भी है। अर्ली चाइल्डहुड सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट का पीरियड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज, ये बिल्कुल नहीं है इस चैप्टर के लिए, ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं है ठीक, इस चैप्टर ये आउट ऑफ सिलेबस कह देंगे इसको। हाँ ये ठीक है। देखो एक बार, ये मैंने आपको बताया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। भाई वृद्धि और विकास की किस स्टेज में बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि और विकास होते हैं? नोट्स मैंने दे दिए, जो एक्स्ट्रा पीडीएफ होंगे वो भी शेयर करा दूंगी, टेंशन नहीं लेने का। इसमें क्या होना चाहिए आंसर? देखो मैंने आपको बताया, इन्फेंसी में भी तेज रहता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज रहेगा, मिडिल चाइल्डहुड में थोड़ा कम हो जाता है, लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा कम हो जाएगा रेट, मिडिल चाइल्डहुड में कम हो जाएगा, एडोलेसेंस में भी काफी तेज है, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड में तो बिल्कुल नहीं, वहां तो रुक ही जाएगा फिजिकल ग्रोथ। तो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड ही एकमात्र ऐसे ऑप्शंस बच रहे हैं जो सही है। इन्फेंसी में तेज होगा, अर्ली चाइल्डहुड में तेज होगा, लेटर चाइल्डहुड में डाउन जाएगा, एडोलेसेंस में फिर से बहुत तेज होगा। वेरी गुड रीनू, बहुत अच्छा काम है आपका। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नॉट, बताइए। सॉरी, ओ गॉड, कभी हमारी सुन लेंगे बिल्कुल, बताइए। पीडीएफ पे पूरा जोर है, और ये जो पीडीएफ मांगने वाले लोग हैं ना, इनका अगर नंबर नहीं आया ना कहीं, मैं छोड़ूंगी इनको। बेच रहे हो क्या पीडीएफ? है दुकान पे जाके बताओ एक बार, आंसर करो, जवाब दो जल्दी से। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, इसमें परिवर्तन संभव है, ये बात भी हमने पढ़ी थी। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात गलत हो गई, क्योंकि जिस भाई विकास पे समाज और संस्कृति दोनों का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि विकास पे जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैम दुकान पर तो आपकी बुक नहीं मिल रही है, मिल जाएगी, पहुंच जाएगी धीरे धीरे। ठीक, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। जो डेवलपमेंट है वो क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है मान लिया, स्टेजेस सार्वभौमिक हैं, ये यहां तक की बात सही थी, लेकिन जैसे कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये गलत कह दिया। मान लिया दुनिया में स्टेजेस सेम चलती है डेवलपमेंट की, चाहे भारत का बच्चा हो वो भी इन्फेंसी में होगा जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक। और अगर हम बात करें चाहे अमेरिका का बच्चा हो वो भी 2 से 6 वर्ष में अर्ली चाइल्डहुड में होगा, लेकिन अगर हम बात करें विकास जो है वो सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये प्रॉब्लमेटिक है। संस्कृति और समाज दोनों प्रभावित करेगा। सब्जेक्ट बुक भी आएगी, जल्दी आएगी। तो ये कुल मिला के बात थी। अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से यानी कल से हम थियरीज स्टार्ट करने वाले। मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूं आपको। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है विद क्वेश्चंस। थियरीज कल हम करेंगे इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ, मुझे एक दिन में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना क्योंकि अभी बैच शुरू ही हुआ है, इसलिए नहीं तो मैं आज ही करा देती, है ना, क्योंकि फिर कई लोगों के दिमाग से जाने लगती हैं चीजें। इकोलॉजिकल मॉडल ब्रॉनफेन ब्रनर का, फिर उसके बाद हम करेंगे जेरोम ब्रूनर की थियरी, जेरोम ब्रूनर। देन हम जाएंगे किस पे? पियाजे, वाइगॉस्की,
क्योंकि इनको छोड़ नहीं सकते ना, बेशक आपने सीटेट में पढ़ा हुई है कोहलबर्ग, ठीक। फिर और भी ऐसे कुछ सिद्धांत हैं, फिर लर्निंग थ्योरीज पे बढ़ेंगे। तो कल हम इकोलॉजिकल मॉडल करने वाले हैं। क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल में डिफरेंस पूछ रहा है कोई, कितनी बार बताया, चलो फिर से समझते हैं। क्रॉस सेक्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक, लंबवत कहते हैं इसको। लॉन्गिट्यूडिनल में आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल पे एक जैसे सैंपल को स्टडी किया, फिर उसको 10 साल पे किया, फिर वो 15 साल का हो गया बच्चा तब उसको स्टडी किया, फिर 20 का हो गया वही सैंपल तब उसको स्टडी किया। मान लीजिए हिमांशी है, इसको हिमांशी को अलग अलग समय पे आप स्टडी करना है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ क्रॉस सेक्शनल की, तो सेम टाइम पे अलग अलग लोगों को स्टडी किया जा सकता है। ये 3 बच्चे हैं, ये कहीं और 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, 3 बच्चे अमेरिका में हैं, 3 बच्चे यहाँ हैं, 3 बच्चे किसी अलग एज के हैं, ठीक। इनको आप एक टाइम पे ही स्टडी कर सकते हो। यहाँ अलग अलग टाइम पे सेम सैंपल को स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल में, यहाँ सेम टाइम पे मल्टीपल सैंपल्स को स्टडी कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड प्रिया। फैमिली को भी ले आओ ना, जिसकी फैमिली मीटअप में नहीं आने दे रही, फैमिली को भी उठा लो कि चलो, ठीक है बात या नहीं? बिल्कुल नहीं, 5-5 का गैप जरूरी नहीं है, ये समय के अनुसार 5-5 का गैप कोई फिक्स नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल लिया है। 3 गलत निकले किसी के, कोई बात नहीं। यूट्यूब पर आज से मिल लेंगे यार, आज से मिल लेंगे। मैं एक्चुअली अभी मुझे वो मीटअप की लोकेशन देखने जाना है, कैमरामैन को बोलना है, और भी कई चीजें सोचनी है, मैं बताती हूँ आपको जैसे भी होता है ना। चलो फिर टेक केयर, ध्यान रखो। करें छुट्टी, आज का टॉपिक छोटा ही था, कल हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे, कोई दिक्कत जल्दी नहीं है हमें, ठीक। ऐसा कोई बड़ा पेपर आ भी नहीं रहा। चलो गुड नाइट, मतलब हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, और कल मिलेंगे 3 बजे। दिल्ली बहुत दूर है, नहीं दिल्ली दूर नहीं होती, मूवी देखी क्या? और किसी कोई समस्या हो तो बता दो, चलो 1 मिनट और आपके डाउट्स ले लेती हूँ। नैन्सी, चेतना, श्रीकांत, मौमिता, निकिता, बताओ कोई और समस्या हो तो। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।